हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम 18 मई 2021 का डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे जो होगा हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और असम ट्रिब्यून से। प्लीज नोट दैट यू कैन डाउनलोड दिस लेक्चर पीडीएफ फ्रॉम आवर वेबसाइट www.inspirationias.org एज वेल एज आप हमारे डेली एमसीक्यू और विश्लेषण को भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस लिंक बिलो। अल्टरनेटिवली आप हमारे सोशल मीडिया पेज जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर अदर स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने ऑनलाइन फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए। तो अगर आप यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप हमारे इन ऑनलाइन कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट www.inspirationis.org पर विजिट करके वहां से भी जानकारी उठा ले सकते हैं। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए है। तो अगर आप इस तरह के इस बार यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम देने वाले हैं तो आप इन मॉक टेस्ट सीरीज को इनरोल कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इन दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली न्यूज एनालिसिस। आज का हमारा पहला न्यूज है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेकंड चेंबर होता है, सेकंड हाउस जो होता है, उसको उसके फॉर्मेशंस के लिए सहमति जाहिर की है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वो सारी प्रोसेस स्टार्ट करे जिसके तहत वेस्ट बंगाल में सेकंड हाउस या सेकंड लेजिस्लेटिव काउंसिल या जिसको हम लोग विधान परिषद कहते हैं वो उसके फॉर्मेशंस के लिए ट्राई करेगी। तो समझते हैं आखिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल अचानक क्या जरूरत पड़ गई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपके पॉलिटी एंगल से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। एज वेल एज हम ये हिस्ट्री भी देखेंगे कि क्या पहले वेस्ट बंगाल में पहले कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल था या नहीं, या अगर था तो उसने किसके टाइम में था और किसने उसको हटाया। तो ए लॉट टू नो। चलिए देखते हैं। तो देखा जाए न्यूज पे चलते हैं। पहले रिसेंटली द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम विधान परिषद कहते हैं। फॉर सेटिंग अप द काउंसिल ए बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन द असेंबली एंड देन ए नोट फ्रॉम द गवर्नर इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपको किसी भी स्टेट को अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर सेटअप करना है तो यस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस दिया गया है और कोई भी स्टेट चाहे तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए प्रपोजल भेज सकता है। इसके लिए उन्हें अपने एक बिल प्रपोज करना पड़ेगा असेंबली में और उससे पहले गवर्नर का एक नोट लेना पड़ेगा, गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में पहले भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था बट इसको 1969 में इसको अबोलिश कर दिया गया था। अजय कुमार मुखर्जी जो उस समय सीएम थे 1969 में। सो हिस्ट्री क्या है, द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज द अपर हाउस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल व्हिच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952। 1952 में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था वेस्ट बंगाल के अंदर में। फिर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को 1969 में अबॉलिश कर दिया गया। उस समय के सीएम थे श्री अजय कुमार मुखर्जी जी और उस समय द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली पास द रेजोल्यूशन ऑफ द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 21 मार्च 1969। Later, the Parliament of India passed the West Bengal Legislative Council Abolition Act 1969 for abolishing the Legislative Council with effect from 1 अगस्त 1969। तो जैसे ही असेंबली ने इसको पास कर दिया कि यस वी आर गोइंग टू डिसॉल्व दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के थ्रू उस वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया। और फिर अभी ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए फिर से प्रपोजल दिया है। अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है। देखिए, इंडिया हैज ए बाइकैमरल सिविल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर। तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट चाहे कोई भी स्टेट तो वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर बना सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, ठीक लोकसभा और राज्यसभा जैसा ही। तो स्टेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा सकता है। Just as Parliament has two houses, the state can also have a legislative council in addition to the legislative assembly through Article 169 or Article 169 of our Indian Constitution deals with the formations of legislative council।
ऑलरेडी हमारे इंडिया में 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पहले 7th है, बट क्योंकि जम्मू कश्मीर हट गया तो ये 6 स्टेट रह गया। कौन कौन सा? एक तो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो इन सारे स्टेट्स में क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। आंध्र प्रदेश ने इसको एक रेजोल्यूशन पास किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबॉलिशन के लिए, बट फिलहाल अभी तक पार्लियामेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, तो अभी भी आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। In 2020, Andhra Pradesh Legislative Assembly passed the resolution for the abolition of the Legislative Council, and this resolution is yet to be declared by the Parliament of India to finally abolish the council. तो अभी भी आंध्र प्रदेश में वो Legislative Council present है। Next, in 2019, the Jammu Kashmir Legislative Council was abolished through the J&K Reorganization Bill 2019, which reduces the state of Jammu and Kashmir to the Union Territories of J&K and Ladakh. So, Article 169 क्या कहता है? Article 169 deals with creation and abolition of Legislative Council. इसके लिए the Parliament can abolish a Legislative Council where it already exists. तो अगर कहीं ये लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है तो पार्लियामेंट हैज राइट और अथॉरिटी टू एबॉलिश इट और क्रिएट इट वेयर इट डज नॉट हैव। और पार्लियामेंट के हाथ में ही है इसका क्रिएशंस बाय ए सिंपल मेजोरिटी। तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसको क्रिएट कर सकता है बाय ए सिंपल मेजोरिटी, दैट इज ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो उस स्टेट ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना चाहता है वहां पर इस रेजोल्यूशन को पास स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा, तभी वहां पर पास माना जाएगा। और उसके बाद ये जो पार्लियामेंट जो है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड इन द स्टेट्स। अगर स्पेशल मेजोरिटी की बात किया जाए, जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये स्पेशल मेजोरिटी जो लगती है उसमें ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली एंड ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। उस पूरे हाउस में लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी लोग होंगे उसका एक तो टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी होना चाहिए और 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी होनी चाहिए। तो ये स्पेशल मेजोरिटी लगती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है तो। The Legislative Council of a state shall not have more than 1/3 of the total strength of the state assembly and not less than 40 members। मतलब उस आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसमें उस पर 100 आर्टिकल 171 कहता है कि उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर होंगे उसका 1/3 से कम ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मेंबर हो सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये 40 मेंबर से कम भी नहीं हो सकते। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। दूसरा, लाइक द राज्यसभा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। राज्यसभा की तरह ही लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? एक तरह का कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर है और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। दैट इज इट इज ए परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशंस। दूसरा, एमएलसी जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनका भी टेन्योर लगभग 6 इयर्स होता है विथ 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 इयर्स। तो जैसे राज्यसभा में होता है हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, उसी तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी यही होता है और कुल मिला के उनकी जो टेन्योर होती है लगभग 6 इयर्स की होती है। होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके फॉर्मेशंस और इसको कैसे डिसॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए 2 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल 169 और दूसरा आर्टिकल 171, और 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 40 मेंबर्स। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इसमें पूछ सकता है ये क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। इसका मैनर ऑफ इलेक्शंस क्या होता है? देखिए, इसका जो इलेक्शंस का मेथड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू द राज्यसभा। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो मेंबर जो होते हैं उनका जो पहले जो स्लॉट होता है उसमें कहा यह जाता है कि 1/3 ऑफ द एमएलसी आर इलेक्टेड बाय द स्टेट एमएलए। यहाँ पर ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ये इनडायरेक्टली इलेक्शंस होता है, और आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ बोथ होता है। इसमें 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल एमएलसी उनको इलेक्ट कौन करता है? स्टेट के एमएलए जो ऑलरेडी इलेक्टेड है। दूसरा, 1/3 बाई ए स्पेशल इलेक्टोरेट कंप्राइजिंग सिटिंग मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 1/3 जो होते हैं मेंबर उनको इलेक्ट किया जाता है, जो उनको इलेक्ट करता है जो लोकल गवर्नमेंट्स में जो जैसे कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो लोग मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं। तीसरा, 1/12 ऑफ द बाई एन इलेक्टोरेट ऑफ टीचर एंड अदर 1/12 बाय द रजिस्टर्ड ग्रेजुएट।
1/12 टीचर्स जो होते हैं इलेक्ट करते हैं। उसी तरह से 1/12 रजिस्टर्ड जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो लोग वोट करते हैं इसको इलेक्शन के लिए। एंड रिमेनिंग जो होता है ऑलमोस्ट जो बचा हुआ है एंड ऑलमोस्ट वो जो होते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। एंड दे आर बेसिकली फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/3 ऑब्वियस सी बात है आपके एमएलए इलेक्ट करते हैं। 1/3 जो होते हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। फिर 1/12 जो होते हैं टीचर्स इलेक्ट करते हैं। 1/12 फिर होते हैं वो स्टूडेंट्स इलेक्ट करते हैं जो ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं। और बाकी के जो मेंबर हो गए उनको इलेक्ट किया जाता है। ऑलमोस्ट 1/6 जो होता है नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। तो ये कुछ मेथड होता है इलेक्शंस के। होप आपको पूरे तरह से कंसेप्ट ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, इट कैन इंश्योर इंडिविजुअल हु माइट नॉट बी कट आउट ऑफ द इलेक्शंस आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस लाइक आर्टिस्ट, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। इसमें भी आर्टिस्ट, साइंटिस्ट जैसे जो सोसाइटी के इलीट होते हैं उनके लिए जगह वो इस हाउस में इलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, दिस हाउस कैन कीप एन आई ऑन हैस्टी डिसीजन टेकन बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी तरह का हैस्टी डिसीजन लेता है तो उस पर ही ये चेक कर सकते हैं। एंड कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होते हैं, जैसे कि इट कैन डिले लेजिस्लेशन, ये लेजिस्लेशन प्रोसेस को डिले कर सकता है। दूसरा, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू पार्क लीडर हु हैव नॉट बीन एबल टू विन एनी इलेक्शंस। अगर ये जो ऐसे भी एक तरह के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसलिए कभी कभी बनाया जाता है या इसका यूज इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे वैसे मेंबर्स, ऐसे लीडर्स जो इलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आके उनको पार्क किया जा सके। ये जो सेकंड पॉइंट है, माइट बी दैट कुड बी द रीजंस जिसके चलते ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने शायद ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए प्रपोजल दिया है। आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी किसी भी तरह की इलेक्शंस नहीं जीती है। वो अपने जो जिस सीट से खड़ी हुई थी उन्होंने वो सीट वो हार चुकी है। हेंस उनके पास सिर्फ 6 मंथ बचे हुए हैं जिसके अंदर में उनको कहीं ना कहीं से मेंबरशिप लेना पड़ेगा या किसी ना किसी इलेक्शन को जीतना पड़ेगा स्टेट किसी भी सीट से। तो या तो उनको एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सीट एक्वायर करना पड़ेगा, या अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाता है तो शी कैन एक्वायर इजिली ए सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दिस कुड बी द रीजंस ड्यू टू विच द ममता बनर्जी गवर्नमेंट वांट टू फॉर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल। होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये जो प्रोविजंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी इस बार शायद बहुत ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चंस को पूछने का। तो थोड़ा आप इस क्वेश्चंस को, इस कंसेप्ट को पूरे डिटेल में थोड़ा देख लीजिएगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज मोस्ट प्रॉब्ली गोइंग टू कम इन आवर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशंस। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली देयर इज ए प्रपोजल फॉर गोल्ड एक्सचेंज। इंडिया में भी गोल्ड एक्सचेंज बनाने की बात चल रही है। तो इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, समझते हैं। देखिए, द सिक्योरिटी सेबी जो है हैज प्रपोज्ड ए फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज बनाने के लिए प्रपोजल दिया है। एंड द स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज and the spot exchange is where financial instruments such as commodities, currencies and securities are traded for immediate deliveries। तो स्पॉट एक्सचेंज वह जगह होता है जहां पर किसी भी तरह के कमोडिटीज, करेंसीज और सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जा सकता है। सेबी इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कि हम लोग को मालूम है, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1992 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसके तहत सेबी को फॉर्म किया गया था। इसका फ्रेमवर्क क्या है गोल्ड एक्सचेंज का? तो देखिए, इट इज द फर्स्ट ट्रांसे एन एंटिटी डिजायरस ऑफ डिलीवरिंग गोल्ड लोकली मैन्युफैक्चर्ड और इंपोर्ट ऑन द एक्सचेंज ऑफ प्लेटफॉर्म would have to approach a SEBI regulated vault manager and deposit physical gold meeting quality and quantity parameters with it। अगर किसी को किसी भी तरह का अगर गोल्ड रखना है तो पहले सेबी से वो कांटेक्ट करेंगे एंड they have to deposit this gold to the vault which is regulated by the SEBI।
उस वॉल्ट के, उस गोल्ड के डिपॉजिट के एवज में, जैसे कि आपको मालूम होगा, जैसे बैंक में जो डिपॉजिट वॉल्ट रखा जाता है लॉकर, उसी तरह के ये होगा। और उस गोल्ड के एवज में सेबी या जो वॉल्ट मैनेजर होगा वो ईजीआर इशू करेगा। ईजीआर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, विच विल बी ट्रेडेबल इन द एक्सचेंज इन द सेकेंड ट्रांस। तो ये जो है, ये जो आपका जो ईजीआर है, इसी को ट्रेड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि गोल्ड वहां पर सेबी के अंदर में बेचा और खरीदा जाएगा, ये ईजीआर का ही ट्रेड होगा और एक्सचेंज के अंदर में, ये सेकेंड ट्रांस में। दूसरा, ए बेनिफिशियल ओनर विल सरेंडर द ईजीआर टू ए वॉल्ट मैनेजर एंड टेक डिलीवरी ऑफ द गोल्ड इन द थर्ड ट्रांस। तो जिस जिस पर्सन को ये ईजीआर मिला है, जिस पर्सन ने ये जो ईजीआर खरीदा है, वो फिर ये गोल्ड को, ये ईजीआर को डिपॉजिट करेगा वॉल्ट मैनेजर के पास, और वॉल्ट मैनेजर उसको वो गोल्ड ट्रांसफर कर देगा। A common interface will be developed between vault manager, depositor, clearing corporation and stock exchange to enable seamless execution of the three ट्रांस है। तो इससे तीनों ट्रांस है, तीनों जो डीलिंग्स हो रही है, वो तीनों डीलिंग को आसानी से किया जा सके, इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात चल रही है और कॉमन इंटरफेस बनाने की बात चल रही है। द प्रपोज डेनोमिनेशंस रिफ्लेक्टिंग अंडरलाइन फिजिकल गोल्ड्स ऑफ ईजीआर आर 1 kg, 100 ग्राम, 50 ग्राम आर सब्जेक्ट टू द कंटिन्यूएशन एंड दैट कैन आल्सो बी दोज कैन आल्सो बी इवन फॉर 5 and 10 ग्राम आल्सो। तो 5 से 10 ग्राम से लेके 1 किलो तक ये प्रपोजल है ईजीआर का। दूसरा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स विल बी लेविड, इसके ऊपर में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा ऑन ट्रेडिंग ऑफ ईजीआर एंड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी लगेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं गोल्ड एक्सचेंज का, गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज का। इसका रीजन क्या है कि क्यों क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, ये सेबी इसलिए प्रपोज कर रही है ताकि टू क्रिएट ए वाइब्रेंट गोल्ड इकोसिस्टम इन इंडिया, इंडिया में एक वाइब्रेंट गोल्ड इकोसिस्टम बनाया जा सके विच इज कॉमेंसरेट विद इज लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल गोल्ड कंपोजिशन कंजम्पशंस। तो ग्लोबल जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल, देखिए इंडिया एक सबसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो सबसे ज्यादा गोल्ड का कंजम्पशन करता है। तो इसको हम अपना ताकत बनाना चाहते हैं एंड वी वांट टू बी ए वाइब्रेंट गोल्ड इकोसिस्टम। जैसे कि इंडिया आफ्टर चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ग्लोबली विथ एनुअल गोल्ड डिमांड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 800 to 900 टन्स एंड होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द गोल्ड मार्केट। इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है गोल्ड मार्केट में एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप गोल्ड एक्सचेंज इज फॉर इंडिया टू बिकम ए प्राइस सेटर। इंडिया एक प्राइस सेटर बन पाए इस पूरे गोल्ड मार्केट में। तो इंडिया, हम भी चाहते हैं कि इस गोल्ड एक्सचेंज में हम भी एक प्राइस सेटर बन पाए, for India to become a price setter rather than a price taker and to establish an India good delivery standard like London Bullion Market Association accredited gold bars. Setting up a new spot exchange has advantages such as a single good delivery standard, reduce market fragmentation, improve liquidity and single reference price. एक ही single reference price भी बन सके, इसके लिए भी हम ये gold exchange बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस गोल्ड एक्सचेंज बनाने से इंडिया को। इससे फिर हम मार्केट को रूल या रेगुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो कस्टमर होता है, जो बड़ा कस्टमर होता है, वो चाहे तो मार्केट को रेगुलेट कर सकता है अपने फेवर में, और वही इंडिया करने वाला है। तो होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा इंडिया गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज या गोल्ड एक्सचेंज के बारे में। हमारा अगला न्यूज़ है, रिसेंटली आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में चूहों की बरसात हो रही है। जी हाँ, चूहा ही है, माइस। यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरा कुछ मुहावरा वगैरह है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया इज सफरिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट माइस इन्फेस्टेशन ऑफ द सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया में हर जगह चूहे, वेल्स में अधिकतर चूहे आसमान से गिर रहे हैं। आसमान से कहने का मतलब, मैं आपको यहाँ पर एक वीडियोस दिखाऊंगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हर जगह, जितने भी जगह हैं, आप जहाँ देखिए वहाँ पर चूहे मिल रहे हैं, और ये खतरा क्रिएट हो गया है प्लेग जैसा। तो अगर इन चूहों की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो दुनिया सबसे भयानक पैंडेमिक देखी है, जो करोड़ों लोगों को मारा है, वो फिर से आने के चांसेस हो सकता है। ऑलरेडी वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना एंड दिस पैंडेमिक वी कांट एक्सेप्ट। समझते हैं आखिर ये मसला क्या है। देखिए, वियन और बाकी बहुत सारे न्यूज़ चैनल की ये न्यूज़ थी कि ऑस्ट्रेलिया फेसेस वर्स्ट माउस प्लेग, रैट रेनिंग फ्रॉम द स्काई। जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से चूहे आसमान से गिर रहे हैं, ये एक्चुअली ये वीडियो कंफर्म है।
यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, देखिए यहाँ ये जो वीडियोस आपको दिख रही है इसमें देखिए चूहे हर जगह फैले हुए हैं। आपके ये ग्रेन मार्केट है, ये ग्रेन का स्टॉक रखा हुआ है, यहाँ पर चूहे हर जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। चूहे पूरे जैसे आपको लग रहा हो कि जैसे कॉकरोच होते हैं वैसे चूहे निकल के आ रहे हैं। और ये जो वीडियो दूसरी जो वीडियो आपको दिख रही है, यहाँ पर चूहे जो सिलोस वगैरह होते हैं, सिलोस के अंदर जो पैक सिलोस है उसके अंदर भी चूहे निकल रहे हैं, आसमान से गिर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज फेसिंग द बिगेस्ट क्राइसिस नाउ। आप देख सकते हैं कितना डेंजरस सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए न्यूज पर देखते हैं। इट इज रेनिंग रैट्स, माइस रेन फ्रॉम स्काई इन ऑस्ट्रेलिया एज द फार्मर फेस एक्यूट rodent इन्फेस्टेशंस। अब रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है कि अभी इस बार ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा हार्वेस्ट हुआ है, बहुत बम्प मतलब बहुत ही रैम्पेंट ग्रोथ हुआ है हार्वेस्ट का। और the sudden mice rains happens due to the unusually abundant grain harvest in this year, or hence the production of mice also. To control the plague, the government has now authorized the use of a poison called bromelain, जो आपको रैट किल वगैरह जो होता है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ने बकायदा अलाउ किया है कि ब्रोमेडिलोन को यूज किया जा सकता है चूहों को मारने के लिए। ये चूहे देखने में बहुत ही मासूम लगते हैं, बट ये दुनिया के सबसे बड़े पैंडेमिक को इन्होंने जन्म दिया है, जिसका नाम प्लेग है। और आपको मालूम होगा कि प्लेग इस दुनिया में करोड़ों लोगों को मारा है, करोड़ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मारा है। सेंचुरीज में करीब 3-3 4-4 बार हम लोग इस प्लेग पेंडेमिक को देखे हुए हैं। ये जो प्लेग है, प्लेग का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये चूहे ही होते हैं। तो इन चूहों को खत्म करना बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर इसको नहीं रोका गया तो हो सकता है प्लेग पूरी दुनिया में फैल जाए। आगे देखते हैं। प्लेग का खतरा जो है वो बहुत ही जेन्यून है, और इंडियन हिस्ट्री में और हम ह्यूमन हिस्ट्री में प्लेग को 3-3 बार फेस कर चुके हैं और ये करोड़ों लोगों को मारा है। ये आपको जो मास्क दिख रहा होगा, ये बहुत ही फेमस मास्क था जब प्लेग फैला हुआ था। उस समय इंडिया में ही बहुत सारे लोगों को प्लेग हुआ था और बहुत सारी हमारी आधी की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। यूरोप, ब्रिटेन, कॉन्स्टेंटिनोपल, ऐसे बहुत सारे जगह है पूरे दुनिया में जहां पर ये प्लेग फैला हुआ था। प्लेग बेसिकली इट इज एन इन्फेक्टिशियस डिजीज कॉज्ड बाय यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल डिजीज है, यूजुअली फाउंड इन स्मॉल मैमल्स एंड देयर फ्लीज। ये आपको दिख रहा है फ्लीज, ये छोटा सा कीड़ा है, ये बहुत तेज उड़ता है और बहुत दूर जंप, उड़ता तो नहीं, ये बहुत दूर जंप लगा सकता है, और यही वो कैरियर होता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्लेग के, इस बैक्टीरिया को। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल वाया देयर फ्लीज एंड एज इट इज ए जूनोटिक, ये जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक बैक्टीरिया। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, तो जानवरों से ह्यूमन को भी हो सकता है। जैसे कि ये जो आपके जो रैट्स जो हुए वो कॉन्टेमिनेशन हुआ, कॉन्टेमिनेशन वो सॉइल को कॉन्टेमिनेट करता है, इसके चलते एरोसोल्स कैमल हो जाते हैं, या इस रैट से जो फ्लीज होते हैं वो जम करके दूसरे रैट्स, तीसरे रैट, उसी तरह से दूसरे जानवर, और एट द एंड इंसानों को भी इफेक्ट करते हैं। एंड ये प्लेग जो होता है बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है ये। आप देख सकते हैं प्लेग का जो सिम्टम्स वगैरह होता है, जैसे कि हाई फीवर, ब्रीथ कंस्ट्रिक्शंस, ओपनिंग एंड स्वेलिंग, ओपनिंग ऑफ सोलन ब्यूबोस, जो फोड़े वगैरह होते हैं फट जाते हैं, गैंग्रीन्स हो जाते हैं टोज और फिंगर, इवन लिप्स और नोज में भी, और सीजर होता है पेशेंट्स को, और एक्सट्रीम एग्जॉशन होता है प्लेग के अंदर में। अब देखिए माइस जो होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से फैलती है। आमतौर पे देखा जाए तो माइस हैज अ शॉर्ट ब्रीडिंग पीरियड, बहुत ही छोटा पीरियड होता है इनका, एंड ए पेयर ऑफ माइस कैन गिव राइज टू न्यू लिटर्स ऑलमोस्ट एवरी 21 डेज। और एक बार में नहीं भी तो 10 से 12 ये बच्चे जन्म देते हैं। एंड आर नॉट वेरी चूजी अबाउट फूड, खाने में इनको किसी भी तरह की चूजी नहीं है, कोई भी चीज ये खा सकते हैं। Rodent can cause damage to food grains, domestic household, commercial businesses, farms, manufacturers and livestock. हम पूरे भारतीय इन चूहों के बारे में जानते हैं। They can also spread diseases such as leptosporosis and typhus fever, and they can also carry fleas or ticks that can harm pests and humans. जो जानवरों को और इंसानों को वो हार्म कर सकते हैं। तो इस प्लेग को और इन रैट के इन्फेस्टेशंस को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है कि ये दूसरी पेंडेमिक ना क्रिएट हो जाए।
चलिए, होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्लेग और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज़ है रिकॉर्ड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशंस। रिसेंटली इंडिया में डब्ल्यूपीआई अपने हाईएस्ट रेट पर है। इस पूरे प्रीवियस पीरियड से सबसे हाईएस्ट मार्क पर है होलसेल प्राइस इंडेक्स और उसका इन्फ्लेशंस। समझते हैं। The wholesale price index inflations surged to an all-time high of 10.49% in April due to a low base effect amid rising food and commodity prices. देखिए, होलसेल जो प्राइस इंडेक्स होता है यह वह प्राइस होता है जो होलसेल मार्केट में जो आपके जो बिजनेसमैन या जो पार्टीज होती है वो सारे कमोडिटीज को खरीदती है और बेचती है। होलसेल मार्केट के रेट है ये। इसमें कस्टमर तो नहीं होते, एंड कस्टमर तो नहीं होता है, बट ये होलसेल मार्केट की प्राइस है। होलसेल मार्केट की प्राइस डिटरमाइन करती है आपके कस्टमर या कमोडिटीज या कंज्यूमर मार्केट की प्राइस को। तो कहा यह जा रहा है कि 10.49% इस अप्रैल में हाईएस्ट मार्क पर पहुंचा हुआ है। इसके बहुत सारा रीजन, सबसे पहला रीजन जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है ड्यू टू द लो बेस इफेक्ट, उसके लो बेस इफेक्ट के चलते पहला, और दूसरा जो है इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। दोनों ही रीजंस इस होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशंस के लिए जिम्मेदार हैं और इसके चलते we are suffering from the highest inflation prices. We are suffering the highest inflations in our wholesale price index. होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए, द स्प्रेड ऑफ द वायरस इन द हिंटरलैंड इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू मोर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। देखिए, जो इस कोविड के चलते हमारे जितने भी सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत कम आ रहे हैं, जिसके चलते जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जा रही है होलसेल मार्केट में भी। Hence, at the primary mandi level, which may dampen the multiplier effects of a good harvest. गुड हार्वेस्ट होने के बावजूद हमारा इस बार जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो बहुत ऊपर तक है। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई चेन में कंस्ट्रक्शन डिसरप्शंस हो रही है ड्यू टू दिस कोरोना। दूसरा, द लो बेस ऑफ अप्रैल लास्ट ईयर व्हेन WPI इन्फ्लेशन वाज -1.57% ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द स्पाइक इन द अप्रैल 2021। तो अब मार्च में अप्रैल 2020 में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था वो कम था, जिसके चलते वो भी एक रीजन हो सकता है जिसके चलते हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स इस बार हाईएस्ट पीक में गया है। नेक्स्ट, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की जाए तो इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी कमोडिटीज आती है। बेसिकली इसके अंदर में सारी कमोडिटीज होती है, किसी भी तरह के सर्विसेज नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स में किसी भी तरह की सर्विसेज नहीं होती है, सारी कमोडिटीज होती है, जैसे कि फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, केमिकल, बेसिक मेटल्स, नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स, फैब्रिकेटेड मेटल्स, मशीनरीज एंड मोटर व्हीकल। ये सारी सब्सटेंसेस, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स में आते हैं एक्सेप्ट सर्विसेज। होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज एन इंडेक्स दैट मेजर्स एंड ट्रैक द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड इन द स्टेजेस बिफोर द रिटेल लिव्स। This refers to goods that are sold in bulk and traded between the entities or businesses instead of between consumers. ये कंज्यूमर्स के नहीं, ये कंज्यूमर के बीच में नहीं, रैदर ये बिजनेस एंटिटीज के बीच में जो ट्रेड वगैरह होता है उसकी प्राइस ये शो करता है। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो और परसेंटेज, ये रेशियो या परसेंटेज में शो किया जाता है। एंड द WPI shows the included goods average price changes. It is often seen as one of the indicator of the country's level of inflations. तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स भी शो कर सकता है कंट्रीज के लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को। इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स जनरली WPI एंड CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है आर यूज टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट। इंडिया में WPI और CPI दोनों को यूज किया जाता है इन्फ्लेशन रेट के लिए। एंड इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट्स आर बेस्ड ऑन WPI विच इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट, दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर द चेंजेस इन प्राइसेस लेवल ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, वेयर एज CPI मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस ऑफ सिलेक्टेड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को करता है। दूसरा, इट मेजर्स द प्राइस चेंज इन एट द होलसेल प्राइस लेवल, इट मेजर्स द प्राइस चेंजेस एट द रिटेल प्राइस लेवल। It estimates the inflation rate at the first stage of the transaction, जबकि it estimates the inflation rates at the final stage of transactions. WPI होता है इट मेजर्स द प्राइसेस पेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर, वेयर एज जो CPI होता है इट मेजर्स द प्राइसेस पेड बाय द एंड कंज्यूमर्स।
तो ये कुछ इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस हैं। इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DIPP। और कमोडिटीज ये ओनली गुड्स को लेता है, गुड्स सिर्फ। दूसरा, इन्फ्लेशन मेजरमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ ए ट्रांजेक्शन, प्राइसेस पेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। और टाइप ऑफ कमोडिटीज जो कवर्ड होता है ऑलमोस्ट सारे सर्विसेज को छोड़ के, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स लाइक मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक मेटल्स एक्सेट्रा। और बेस ईयर जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो यूज किया था दैट इज 2011-12 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हो सकता है पूछे। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं DNA के एक अलग सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया।